Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming CSIR JRF examination. So this is the next video of the free crash course series by bio.com for CSIR as well as SET examination. So this video will comprise so many questions directly from the standard reference book of life sciences, including the molecular biology and along with that cell biology, सम बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस. सो ये जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के लाइंस होते हैं उससे. सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस इट और उसी सब क्वेश्चन से आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि आपको कौन कौन से की पॉइंट्स का ध्यान रखना है आंसर करते वक्त. सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ डोंट मिस इट बिकॉज आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे अभी के एग्ज़ाम में जो जून में 25 या 26 को होने वाला है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज अगर आप बीच में ही स्किप कर देंगे या बीच में ही नहीं देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस तो रह जाएंगे. सो ऐसे अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे तो मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मेक मी फील मोटिवेटेड. So the first question is about the peroxisomes. So peroxisome पे क्वेश्चन आया है, which of the following activities are characteristics of peroxisomes? Select all that applies. यानी इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन है. एंड इस टाइप की क्वेश्चन आपको पता है सी सेक्शन में पूछा जाता है CSIR में, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. यानी ये कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो ऐसे मिल सकता है कि AB, BC, CB, DA इस टाइप का मिलेगा. तो इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? पेरोक्सिसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है. सो पेरोक्सिसोम्स क्या है? पेरोक्सिसोम्स आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल है ये, जो क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं टू कैरी आउट सो मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूडिंग द रिएक्शन फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म. तो कौन कौन से ऑप्शंस इसमें सही होंगे वो देखते हैं. सो पेरोक्सिसोम प्रोड्यूसेस डाईहाइड्रोजन. सो डाईहाइड्रोजन प्रोडक्शन पेरोक्सिसोम का काम नहीं है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है. कैटालेज एक्टिविटी ये करेक्ट ऑप्शन है. पेरोक्सिसोम जो है वो कैटालेज एक्टिविटी शो करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. यानी पेरोक्सिसोम कंटेन्स द एंजाइम कैटालेज. और कैटालेज का फंक्शन क्या होता है? कैटालेज ब्रेक्स डाउन दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है टू मेंटेन दी ऑर्गेनील्स ऑक्सीडेटिव बैलेंस. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक हार्मफुल बाई प्रोडक्ट है एंड इसी को क्या करता है, कैटालेज ब्रेक डाउन कर देता है इनटू वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसीलिए ये एक्टिविटी और ये रोल जो है वो पेरोक्सिसोम का है, तो बी तो करेक्ट है. नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड. ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी रोल है पेरोक्सिसोम्स का. नेक्स्ट है पोजेस अ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. ये रॉन्ग है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरोक्सिसोम का नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन B एंड C, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ कैटालेज एक्टिविटी एज वेल एज द डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. वहीं ये जो प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोजिनोसोम्स एंड जो पोजेस अ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ये जो है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल किसका फंक्शन है? ग्लाइऑक्सिसोम्स का है. तो ये दो की पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो डाईहाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन हाइड्रोजिनोसोम्स करते हैं एंड जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है इट इज़ थ्रू द ग्लाइऑक्सिसोम्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनील्स पे ही है ये, सेल बायोलॉजी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो CSIR में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं B सेक्शन में. इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द B सेक्शन. बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे एंड एक ऑड वन आउट. तो अगर आपको आपने बहुत पढ़ा है उन सब के बारे में तो अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट करने का रिस्क मत लीजिए. सो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया, हाइड्रोजिनोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स एंड माइटोसोम्स. तो इनमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा? सो यू मस्ट बी अवेयर दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोसोम्स. ग्लाइकोसोम्स करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हाइड्रोजिनोसोम्स है और माइटोसोम्स है, ये जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेटेड है एक दूसरे से.
बिकॉज जो हाइड्रोजिनोसोम्स हैं यानी ऑप्शन बी और ये माइटोसोम्स, ये जो दोनों हैं वो डीजनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, यानी इवोल्यूशनरी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बट ये जो ग्लाइकोसोम्स है इट इज़ अ माइक्रोबॉडी, इसीलिए ये क्या है, ये ऑड वन आउट है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इस टाइप के ऑड वन क्वेश्चंस, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे 1 से 2 CSIR के बी सेक्शन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अगेन अ बी सेक्शन टाइप क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि Which of the following cell do not reside in the extracellular matrix? Extracellular matrix का इनमें से कौन सा component नहीं है? So it is the mesenchymal stem cell, ये तो है extracellular matrix में रहता है। Fibroblast, ये तो बहुत ही important component है ECM का। Hepatocytes, ये नहीं होता है। Liver cell component नहीं है extracellular matrix का, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। एडिपोज सेल भी कंपोनेंट होता है किसका, ECM का, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिपैटोसाइट्स, क्योंकि मेसेनकाइमल स्टेम सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोज सेल आर दी रेसिडेंट सेल ऑफ द ECM, यानी ECM में ये सेल्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन सी सेक्शन में भी आ सकते हैं, बी सेक्शन में भी आ सकते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये बोला जाता है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो उन क्वेश्चंस में एक ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी जो इनकरेक्ट हैं उसमें किस लिए इनकरेक्ट है, अगर आप वो सब फाइंड आउट कर ले, अपने नोट्स में वो सब इंक्लूड करें, तो आपका जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा वो जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उसके हिसाब से तैयार होगा। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इन द मोस्ट टाइप ऑफ सेल्स ग्लाइकोलिसिस अकर्स ओनली इन द साइटोसोल, ये तो करेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस स्प्लिट्स ग्लाइकोजन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट दैट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें गलत क्या है, ग्लाइकोजन नहीं ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसमें, पाइरुवेट में, थ्रू दी ग्लाइकोलिसिस। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सो ग्लाइकोलिसिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट स्प्लिट्स अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस लाइक द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल प्रोड्यूसेस ATP, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बिकॉज जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है TCA साइकिल, इट प्रोड्यूसेस द NADH एज वेल एज द FADH2, सो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नाउ नेक्स्ट या लास्ट ऑप्शन है 1 टर्न ऑफ द TCA साइकिल प्रोड्यूसेस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH एंड ऑफ NADH, सो ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज एक TCA साइकिल जब चलता है तो कितने NADH बनते हैं, 3 NADH बनते हैं, 3 NADH एंड ओनली 1 FADH2। तो इसका क्या था कि FADH और NADH दोनों ही 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे 3 NADH बनता है, 1 FADH2, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ, ऑप्शन 1, दैट इज इन मोस्ट टाइप्स ऑफ सेल ग्लाइकोलिसिस अकर्स ओनली इन द साइटोसोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको CSIR के बी सेक्शन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, इलास्टीन्स, कोलेजन, स्पेक्ट्रीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन। सो जो ऑड वन आउट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने फिर से बता रही हूँ कि वो क्वेश्चन आते ही हैं CSIR में, हर बार के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, उसमें से कम 2 से 3 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे ऑड वन आउट पे, और उसमें ऐसे ही अलग अलग फैक्टर्स के नाम देते हैं। सो जो इलास्टीन है, कोलेजन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, ये तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा इसको, लेकिन जो स्पेक्ट्रीन है वो क्या है, ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज दी स्पेक्ट्रीन, बिकॉज जो इलास्टीन, कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेंस हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स हैं, बट स्पेक्ट्रीन नहीं है। स्पेक्ट्रीन जो है वो क्या है, एक लार्ज और फ्लेक्सिबल प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसका, RBC का, यानी कि इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ RBC साइटोस्केलेटन। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये RBC से जुड़ा हुआ है, बट इलास्टिन, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी ECM पे है। ECM पे आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे
हर बार एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, चाहे उसके कंपोनेंट्स पे आए या उसके फंक्शन से आए। सो ये भी क्वेश्चन जो है वो ECM पे है एंड मल्टीपल ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। सो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू फाइब्रोनेक्टीन्स, यानी आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो पहला ऑप्शन है दे आर डाइसल्फाइड लिंक डाइमर्स विथ ईच पॉलीपेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ बाइंडिंग डोमेन्स जॉइंड टुगेदर बाय शॉर्ट फ्लेक्सिबल सेगमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फाइब्रोनेक्टीन जो है वो डाइसल्फाइड लिंक डाइमर्स होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है दे हैव एन एसेंशियल रोल इन लिंकिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इट्स अंडरलाइंग सेल। ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड है लाइक इंटीग्रीन्स फाइब्रोनेक्टीन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी साइटोस्केलेटन। ये रॉन्ग है। ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो फाइब्रोनेक्टीन है इट इज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है थ्रू इंटीग्रीन्स। सो इसलिए वो ऑप्शन गलत था। डी ऑप्शन है दे पार्टिसिपेट इन इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन सिग्नलिंग मैकेनिज्म। ये भी रॉन्ग है बिकॉज ये जो इनसाइड आउटसाइड जो रोल होता है सिग्नलिंग मैकेनिज्म है वो इंटीग्रीन्स का होता है, फाइब्रोनेक्टिन का नहीं होता है। सो इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए एज वेल एज डी ऑप्शन बी। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, इट इज़ अ डाइमर विच कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स लिंक टुगेदर बाई 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और इसके अलावा जो फाइब्रोनेक्टिन्स है वो जैसा कि मैंने बताया इट इज़ इनडायरेक्टली लिंक टू द साइटोस्केलेटन थ्रू इंटीग्रीन्स एंड इंटीग्रीन्स का ही फंक्शन होता है इनसाइड आउटसाइड इन द सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वायरस। सो क्वेश्चन है मोस्ट टाइप ऑफ वायरस पार्टिकल शो विच टाइप ऑफ सिमेट्रीज, कॉम्प्लेक्स एंड हेलिकल, क्यूबॉइड एंड हेलिकल, बाइलेटरल एंड हेलिकल, कॉम्प्लेक्स एंड बाइलेटरल। सो सबसे कॉमन वायरस पार्टिकल का जो सिमेट्री देखने को मिलता है इट इज़ दी क्यूबॉइडल एंड हेलिकल फॉर्म। सबसे ज़्यादा कॉमन है हेलिकल यानी कि हेलिक्स के फॉर्म में, जैसा कि टोबैको मोज़ेक वायरस रहता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाया है कि एक हेलिक्स के फॉर्म में होता है एंड जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इट इज़ अ वेल स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ द हेलिकल वायरस विथ रॉड शेप्ड विरियॉन्स जो कि हेलिकल सिमेट्री शो करता है। एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है क्यूबॉइडल यानी कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने नीचे में इमेज लगाया है। आइकोसाहेड्रल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन टाइप ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है वायरसेस में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दी CSIR का बी सेक्शन, यानी आप इजीली 2 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी हिपेटोसाइट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सीरीज ऑफ 4 माइटोटिक डिविजन्स दैट बिगिन विद अ सिंगल लीवर सेल। यानी एक लीवर सेल है, ये 4 माइटोटिक डिविजन्स अगर अंडरगो होगा तो कितने सेल्स बनेंगे, हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हमको पता है कि आफ्टर ईच माइटोटिक डिविजन, आफ्टर ईच माइटोटिक डिवीजन कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 2। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n। 2 इंडिकेट्स दी 2 डॉटर सेल्स एंड n इंडिकेट्स दी नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। सो यहाँ पे क्या बोला है, एक हिपेटोसाइट जो है वो 4 माइटोटिक डिविजन्स होता है उसमें, तो कितने सेल्स आफ्टर 4th माइटोटिक डिवीजन होंगे। सो 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 16। यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी 16, बिकॉज ईच माइटोटिक डिविजन्स डबल्स द नंबर ऑफ सेल्स, देयरफॉर द आंसर इज 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द 100% गोइंग टू बी आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूरी श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। So question is that how does a somatic cells that has just completed the S phase, यानी कि S phase complete हो चुका है एक somatic cell में, उसके बाद its number of chromosomes and amount of DNA with a gamete of the same species। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक somatic cell है जिसका S phase जो सेल साइकिल का होता है वो complete हो चुका है
वो एक दूसरे स्पीशीज़ के सेल से कैसे डिफर करेगा इन टर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम एज वेल एज द अमाउंट ऑफ डीएनए इट हैज़। यानी सीधे तौर पे ये पूछा गया है कि एक सेल में एस फेज के बाद कितना क्रोमोसोम होता है एंड कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। सो यू ऑल मस्ट बी अग्री विथ मी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स आप खोलेंगे सेल साइकिल का, उसमें पहले ही पेज में दिया रहता है कि किस फेज में कितना क्रोमोसोम्स एंड कितना डीएनए अमाउंट होता है। सो ये क्वेश्चन उस टॉपिक से है। सो आपको बताना है इट हैज़ दी ट्वाइस, और या तो सेम रहेगा या ट्वाइस रहेगा, या कितना रहेगा आपको ये बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 times द अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी 2C + 4N। यानी कि a cell that has just completed S phase still has its normal diploid chromosome but has doubled its normal amount of DNA। यानी जो सेल होता है उसका जो DNA होता है दैट इज़ डबल्ड, एंड जो क्रोमोसोम होता है वो डाइप्लॉइड होता है। कन्वर्सली गैमेट जो होता है, अगर गैमेट की बात करें तो वो हैप्लॉइड होता है, बिकॉज गैमेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ सिंगल एन एंड with only half the amount of DNA of a normal somatic cell। अगर गैमेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द सोमैटिक अमाउंट ऑफ DNA जाता है एंड क्रोमोसोम्स भी हैप्लॉइड होते हैं। सो इसमें अगर सोमैटिक सेल है एंड जैसे ही एस फेज कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा, इट हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 times द नंबर ऑफ DNA। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन that is from the cell biology, caspases पे है। So caspases are involved in the following: atrophy, necrosis, apoptosis, accidental cell death। So it is the apoptosis in which the caspases plays an important role। They are the proteases which are involved in the cell death by apoptosis। So आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। So आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है सो कमेंट बिलो, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड इट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द बेस्ट।